चलिए आज इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और जानते हैं एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने दक्कन के पठार पर कह सकते हैं अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं सातवाहन राजवंश की। कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में कोई ऐसा साम्राज्य भी था जिसने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम किया हो, एक पुल की तरह? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। तो कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के बाद के दौर से, जब पूरे भारत में एक तरह का कह सकते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम था। ठीक उसी वक्त दक्कन के पठार पर एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत की नींव रखी जा रही थी। चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। देखिए, जब इतना बड़ा इतना शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य बिखरा ना, तो पूरे भारत में एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया। और बस इसी मौके का फायदा उठाया दक्कन में एक नई शक्ति ने, और वो थे सातवाहन। अब देखिए, कोई भी साम्राज्य ऐसे ही तो खड़ा नहीं हो जाता है ना। इसके लिए चाहिए होते हैं दूरदर्शी और जाहिर है शक्तिशाली नेता। तो चलिए अब जरा उन शुरुआती राजाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने सातवाहन शक्ति की नींव रखी और उसे मजबूती दी। और ये कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने 300 से भी ज्यादा सालों तक, सोचिए 3 सदियों से भी ज्यादा शासन किया। और इस लंबे सफर की शुरुआत की थी सिमुक नाम के एक शासक ने। तो सिमुक ने तो नींव रख दी, पर इस साम्राज्य को असली ताकत दी सातकर्णी प्रथम ने। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और उस जमाने में ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये किसी भी राजा के लिए अपनी संप्रभुता, अपनी ताकत साबित करने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। अब हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक दौर ऐसा जरूर आता है जब वो अपनी ताकत और संस्कृति के शिखर पर होता है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज, यानी स्वर्ण युग। सातवाहनों के लिए भी वो समय आया, और इसका नेतृत्व किया एक कह सकते हैं असाधारण शासक ने। और इस पूरे स्वर्ण युग का सेहरा बंधता है सिर्फ एक महान राजा के सिर पर, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सही मायनों में उन्हें इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो उपलब्धियां थीं वो सच में कमाल की थीं। उन्होंने न सिर्फ अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी पश्चिमी क्षत्रपों को हराया, बल्कि पूरे दक्कन में सातवाहनों की सत्ता को फिर से जमाया। उनकी ताकत और धर्म के प्रति निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने खुद को ब्राह्मणों का रक्षक की उपाधि दी। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? उनकी इन जीतों का ब्यौरा किसी दरबारी कवि ने नहीं, बल्कि खुद उनकी माँ गौतमी बालश्री ने एक शिलालेख में लिखवाया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि उस दौर में शाही महिलाओं का कितना सम्मान और कितना ज्यादा महत्व था। चलिए, लड़ाई और जीत की बातें तो हो गई, लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली विरासत तो उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी कला में बसती है ना? तो अब जरा सातवाहनों के इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। तो सवाल ये है कि इनकी इकोनॉमी चलती कैसे थी? देखिए, खेतीबाड़ी तो बेस थी ही, वो तो हर जगह होती है। लेकिन इनकी असली ताकत थी ट्रेड, यानी व्यापार। और वो भी सिर्फ भारत के अंदर नहीं, इनका व्यापार तो दूर, बहुत दूर शक्तिशाली रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। अच्छा, पर हमें ये सब पता कैसे चला? इसका एक ठोस सबूत है। पुरातत्वविदों को यानी आर्कियोलॉजिस्ट को भारत में उस जमाने के रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। अब इससे पक्का सबूत और क्या हो सकता है कि दोनों साम्राज्यों के बीच एक मजबूत व्यापारिक रिश्ता था। सातवाहन शासकों की एक और बहुत बड़ी खूबी थी उनकी धार्मिक नीति। मतलब वो खुद तो वैदिक धर्म को मानते थे, अश्वमेध यज्ञ से ये साफ पता चलता है, लेकिन साथ ही वो बौद्ध धर्म को भी पूरा संरक्षण देते थे। बौद्ध मठों को बड़े बड़े दान दिए जाते थे। ये उस जमाने में धार्मिक सहिष्णुता का एक कह सकते हैं बेहतरीन उदाहरण है। और उनकी कला और वास्तुकला की विरासत, अरे वो तो आज भी हम देख सकते हैं। चाहे वो अमरावती का शानदार स्तूप हो या फिर नासिक और कार्ले की चट्टानों को काटकर बनाई गई वो अद्भुत गुफाएं, ये सब सातवाहन काल की ही देन है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो कुछ चीजें साफ हैं। उनकी ऑफिशियल भाषा प्राकृत थी। लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल होता था। और हाँ, उन्होंने सिक्कों का भी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया था जिन पर प्राकृत में ही लिखा होता था। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। और यही सातवाहनों के साथ भी हुआ।
300 से ज्यादा सालों के शानदार शासन के बाद इस महान साम्राज्य का भी पतन शुरू हो गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतना बड़ा साम्राज्य गिरा कैसे? देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो साम्राज्य के अंदर ही लड़ाइयां शुरू हो गईं। फिर बाद के जो राजा आए वो उतने ताकतवर नहीं थे, और ऊपर से बाहरी ताकतों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। और नतीजा ये हुआ कि तीसरी शताब्दी आते आते ये महान सातवाहन साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया और इसकी जगह ले ली छोटे छोटे नए क्षेत्रीय राज्यों ने। तो फिर सातवाहनों को हम कैसे याद रखें? उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? शायद यही कि वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल थे, एक मजबूत पुल। उन्होंने व्यापार, संस्कृति और नए नए विचारों के लेन देन को इतना बढ़ावा दिया कि इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ने में एक बहुत बड़ी मदद की। और अब एक सवाल, एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग 2000 साल पहले उत्तर और दक्षिण को जोड़ा था, उसकी बनाई हुई वो सांस्कृतिक और राजनीतिक कड़ियां, क्या वो आज भी हमारे देश को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।